हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा गाइड। इस वीडियो में हम लोग विजयी भाव का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 8वां नंबर है। इसके पहले के 7 अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस 7 प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकेंगे। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग रैपिड फायर की तरह करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एक्सप्लेन किया जाने लगेगा तो एक लंबा वीडियो बन जाएगा। तो पहला हमारा प्रश्न है, रामायण में कितने कांड हैं? 5, 7, 8 या 9? तो यहाँ पे रामायण में पूछ रहा है। सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं, उसके लेखक और उस रचना में कितने सर्ग हैं, और रामायण और महाभारत में कितने भाग हैं, रामायण में कितने कांड हैं, कौन कौन से कांड हैं, ये सभी आपको तैयार होना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है रामायण में कितने कांड हैं, तो रामायण में 7 कांड या सप्तकांड हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अपठित पद्यांश से प्रश्न 2 से 6 के उत्तर, 2 से 6 तक के आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो आप सभी पद्यांश या सभी उसको अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो कुछ जब भी आप विजयी भाव खरीदेंगे या कोई बुक संस्कृत की पढ़ रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण सूक्तियाँ, कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश दिए रहते हैं। अगर आप उतना ही तैयार कर लेंगे तो आपको अपना जब भी पेपर देने चाहेंगे तो उसी में से आपका फंस जाएगा। इसमें आपको दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त यह श्लोक किस महाकाव्य से उद्घृत है? कुमार संभवम से, किरातार्जुनीयम से, रघुवंशम से या शिशुपाल वधम से? तो इसमें आपको बताना है। तो यह जब आप पढ़ेंगे इस पद्यांश को तो ये पढ़ते टाइम ही आपको पता चल जाएगा कि रघुवंशम से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और महत्वपूर्ण जो सूक्तियाँ हैं या जो पद्यांश होते हैं वो आपको उस पर भी वीडियो आपको मिलने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। अगला तीसरा प्रश्न है, इस श्लोक में किसका संवाद है? राजा प्रजा का, सिंह दिलीप का, दिलीप सुदक्षिणा का या दिलीप धेनु का? इसमें आपको तीसरे के लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जब भी आप रघुवंशम पढ़ेंगे तो जो ये श्लोक दिया गया है या सूक्ति, ये इंपॉर्टेंट सूक्ति भी है, तो इसमें सिंह और दिलीप का संवाद दिया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और सिंह और दिलीप का संवाद है और किसमें? रघुवंशम में। अगला है, गुरोर्भव वांद सित शिष्य भक्ति, इसमें भगवान पद से किसका बोध हो रहा है? सिंह का, राजा दिलीप का, वशिष्ठ का या कामदेव का? तो चौथे में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो राजा दिलीप का यहाँ पे इस पद से बोध हो रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, जो रक्षणीय वस्तु शस्त्र के द्वारा रक्षित नहीं हो सकती वह शस्त्रधारियों के किस वस्तु को क्षीण नहीं करती? फल को, यश को, ज्ञान को या कर्म को? तो पांचवें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो रक्षणीय वस्तु शस्त्र के द्वारा रक्षित नहीं हो सकती है वह शस्त्रधारियों को किस वस्तु को क्षीण नहीं कर सकती है? तो यश को वो क्षीण नहीं कर सकती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है, निवतरस्व पद में लकार एवं वचन है। लट लकार मध्य पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन या लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन? तो इसमें आपको बताना है। तो निर्वतस्व में जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, मूर्धा या दंत? तो जब भी आप इसको पढ़ेंगे कुछ उच्चारण स्थान के भी सूत्र होते हैं। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो यहाँ पे विसर्ग अकु विसर्जनीय नाम कंठा से जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा विसर्ग। तो ये जो होता है कंठ से उच्चारित होता है। तो उच्चारण स्थान जो विसर्ग का होगा वो कंठ का होगा। और उच्चारण स्थान पे भी आपको वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। इसका जो सूत्र होते हैं वो पूरे आपको सूत्र मिल जाएंगे और सूत्र से आसानी होती है। कोई भी आपसे शब्द दे के पूछ सकता है, तो सूत्र से अगर आप याद कर रहे हैं तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में भूलेंगे भी नहीं। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार विधायक सूत्र है, आपको बताना है। सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र, संस्कृत पढ़ने से पहले आपको माहेश्वर सूत्र तैयार होना चाहिए और माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 8वां प्रश्न है, प्रत्याहार विधायक सूत्र है। तो अणुदित्य वर्णस्य च प्रत्यय हलो अंतराय संयोगा आदि रत्नेन सहेता उपदेशे अजनुनासिक इत? इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आदि रत्नेन सहायता जो होता है वो प्रत्याहार विधायक सूत्र है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। अगला है,
स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? स्पृष्ट, ईसत, विवृत, ईस, स्पृष्ट या विवृत। तो स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे विवृत जो होता है वो स्वर के लिए प्रयत्न होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है से धन अनंत संधि अनम का संधि रूप होगा सेनम, शयनम, सनम या सायनम। तो 10वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो से धन अनम में शयनम हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपके स्कोर कितने हो रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके टोटल कितने नंबर हो रहे हैं 30 में। अगला है झल प्रत्याहार के बाद झस वर्णों के आने पर क्या आदेश होता है? हस, अक और खस या जस। तो 11वें में आपको बताना है, मैंने बता दिया है कि माहेश्वर सूत्र याद करने के पहले सबसे पहले आप संस्कृत पढ़ने के पहले आपको माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए, और माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये भी आपको तैयार होना चाहिए। तो 11वें में आपको बताना है, तो झल प्रत्याहार के बाद जो झस वर्ण के आने पर जस आदेश होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिभुवन का समास विग्रह होगा त्रयाणाम भुवानाम समाहारा, त्रिषीणानाम भुवानाम समाहारा, त्रयाणाम भुवानाम यस्य सा या त्रिभः भुवनः त्रिभः भुवनम समाहारा। तो 12वें में बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 12वें के लिए आपका त्रयाणाम भुवानाम समाहारा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है अष्टाध्यायी में समास है बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो 13वें में आपको बताना है, यहाँ पे द्विगु हो जाएगा, अष्टाध्यायी की बात कर रहा है तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक है। अगला है निम्नलिखित में से द्विकर्मक धातु नहीं है? जी, रुद्ध, ब्रू, गम। तो पूरी आपको द्विकर्मक धातु जब भी आप विजयी भव पढ़ेंगे तो इसमें जितना भी दिया गया है द्विकर्मक धातु आपको दिया गया है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे द्विकर्मक धातु दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू, इस तरह से है। तो यहाँ पे गम आपको द्विकर्मक धातु नहीं मिलती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी या द्वितीया। तो 15वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जब नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कर्मवाच्य में कर्ता की विभक्ति होनी चाहिए द्वितीया, प्रथमा, तृतीया, षष्ठी। तो वाच्य से एक प्रश्न निश्चित होगा, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हैं या सी टेट दे रहे हैं, वाच्य से एक प्रश्न निश्चित होता है। उसके साथ ही साथ प्रत्यय, आपको प्रत्यय तैयार होना चाहिए। आप प्रत्यय, वाच्य, माहेश्वर सूत्र इतना ही अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप 5 से 6 नंबर कवर कर रहे हैं। और 16वें में आपको बताना है कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्मवाची के लिए 311 जो फार्मूला होता है, तो 16वें के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे तृतीया होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्मवाची में जो कर्ता की विभक्ति होती है वो तृतीया हो जाएगी, तो कर्ता यहाँ पे आप देख रहे हैं तृतीया है। अगला है रामः वेदम पठति, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। आपको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, तो मैंने पहले ही बता दिया कर्मवाच्य में जो होता है वो कर्ता जो होता है वो तृतीया में होगा। तो आपको सबसे पहले रामा में तृतीया का वचन याद होना चाहिए, रामा का पूरा आपको वचन ही याद होना चाहिए। तो जब भी आप तृतीया में देखेंगे तो यहाँ पे रामेण हो जाएगा, ए ऑप्शन, रामेण वेदा पठ्यते, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है प्रणम्य में धातु एवं प्रत्यय है, आपको बताना है। प्रत्यय से मैंने पहले ही बता दिया कि एक प्रश्न निश्चित होता है। आपको इसी टाइप के पूरा सेट मिलने वाला है। प्रश्न में कुछ इधर उधर होंगे, प्रत्यय से एक शब्द हो जाएगा, गिनती के प्रश्न होते हैं, कुछ वस्तुओं को पूछ लेता है संस्कृत में, ये सब आपके तैयार होने चाहिए। 18वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। प्रणम्य के लिए धातु एवं प्रत्यय कौन सा होगा। तो इसमें इसके आपके लिए बताना है प्रधन्नम धन कत्वा, प्रधन्नम धन ल्यप और प्राधर्णम धन ल्यूट और प्राधन्नम धन कत। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो प्रणम्य के लिए जब भी आप करेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, प्राधन्नम धन ल्यप, क्योंकि यहाँ पे ल्यप में या का फिर ला और पा का लोप हो जाता है तो यही शेष बचता है। अगला हो जाएगा मातरी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो मातरी में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति दो वचन और सप्तमी विभक्ति एक वचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इसके लिए आपको जो मातरी का पूछ रहा है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, 19 के लिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला है लौकिक शब्द। लौकिक संस्कृत के किस लकार का प्रयोग नहीं मिलता है? लौकिक संस्कृत में किस लकार का प्रयोग नहीं मिलता है? टोटल यहाँ पे जो लकार होते हैं वो आपके 10 होते हैं, तो 10 में 5 आपको पता ही होने चाहिए कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे। जैसे आपको लट लकार वर्तमान काल में हो गया, ऐसे करके आपको याद होने चाहिए। तो 20 के लिए आपको बताना है, तो लेट लकार कोई लकार नहीं होता है। 10 और जब आप पढ़ेंगे तो कोई भी लेट लकार आपको नहीं मिलेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है जानिनी में लकार पुरुष एवं वचन बताइए। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन और लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें आपको बताना है कि इसमें के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जानी ही में यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, और यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है ईश्वर सर्वत्र अस्ति। इसमें अव्यय पद है अस्ति, सर्वत्र, ईश्वर या उपयुक्त सभी। आपको बताना 22वें में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सर्वत्र यहाँ पे हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो अव्यय है। सर्वत्र जो है यहाँ पे ये अव्यय दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है पौंड्र किसके संघ का नाम है? अर्जुन, कृष्ण, भीम या युधिष्ठिर। आपको 23वें में बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पौंड्र जो होता है वो भीम के संघ का नाम है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पद लालित्यम किस कवि के लिए कहा गया है? भारवी, माघ, कालिदास या दंडी। 24 में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दंडी को जो है वो पद लालित्यम कहा गया है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और कुछ लेखकों के उपनाम होते हैं वो आपको तैयार होने चाहिए, उसको भी हम लोग शॉर्ट्स के माध्यम से कवर कर लेंगे। 10 लाख को संस्कृत में कहते हैं प्रयुतम, न्यूतम, अयुतम या वियुतम। तो 25वें के लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो लाख को जब भी 10 लाख की बात करेगा तो प्रयुतम हो जाएगा। और एक प्रश्न जो होता है वो आपका गिनती से आता है कि जैसे 56 को पूछ लेगा कि संस्कृत में क्या कहते हैं, तो गिनती आपको तैयार होनी चाहिए। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अर्थ वाली धातुएं अकर्मक होती हैं? क्रीड़ा, शयन, जागरण या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है अकर्मक धातुओं के लिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्रीड़ा, शयन, जागरण ये सभी जो होती हैं वो धातुएं अकर्मक के लिए होती हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्राचीन काल के प्रधान शिक्षा ग्रंथों में किसकी गिनती नहीं थी? कौटिल्य शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, पढ़नीय शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा। तो 27वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो कौटिल्य शिक्षा है वो प्रधान शिक्षा ग्रंथों में कौटिल्य शिक्षा की गिनती नहीं थी, क्योंकि आप याज्ञवल्क्य शिक्षा भी देखेंगे। और पाणिनि शिक्षा हम लोगों को संस्कृत में ही मिलती है, भारद्वाज शिक्षा ही है, बस कौटिल्य यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान का अंग है? भावग्रहण, प्रतिश्रवण, सम्यक बोध, वाक्याध्याय, हार। इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो व्याख्यान का जो अंग की बात कर रहा है, व्याख्याध्याय जो होता है वो व्याख्यान का अंग है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है छात्रों में समालोचनात्मक शक्ति का विकास गद्य शिक्षण के किस स्तर पर होना चाहिए? पूर्व प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, प्रारंभिक स्तर या उच्च स्तर। तो 29 के लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 29 के लिए जो समालोचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है ये आपका उच्च स्तर पर होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है गद्य शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका विशेष महत्व नहीं है? लयोत्तम, शास्वर वाचन का, अनुकरण वाचन का, और विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न का या शब्दार्थ का। 30वें के लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गद्य शिक्षण में जो विशेष महत्व नहीं होता है वो गद्य शिक्षण में लययुक्त, शास्वर वाचन का नहीं होता, क्योंकि ये पद्य शिक्षण की एक विशेषता होती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमने 30 प्रश्न कवर किए हैं। इसके आगे की वीडियो में हम लोग 9वां मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, उसके साथ ही यूथ पब्लिकेशन का CDP का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।